दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं दो खौफनाक कहानी के बारे में। तो दोस्तों, दूसरी कहानी में आप सुनने वाले हैं दरवाजे के पीछे छुपे रहस्यमय रूहों की कहानी, मुंबई हांटेड फ्लैट। इस हॉरर कहानी में एक खौफनाक अनुभव का सामना करेंगे जो आपके होश उड़ा देगा। क्या आप तैयार हैं इस डरावनी कहानी के लिए? और बात करें पहली कहानी में, आप सुनने वाले हैं कि भूतों के मेले के बारे में, जो कि बहुत ही भयावह कहानी है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए पहली कहानी की शुरुआत करते हैं। यह जो घटना है संजना नाम की लड़की के साथ आज से 15 साल पहले कटी थी, जब संजना की उम्र मुश्किल से 13 साल की रही होगी। एक छोटे से गाँव में रहा करती थी यह साधारण सी लड़की अपने परिवार वालों के साथ रहकर अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रही थी, जैसे कि सभी लोग काटते हैं। एक दिन की बात है, इसके घर वालों को निमंत्रण आता है कि आप लोगों को एक शादी में आना है। यह शादी किसी नजदीकी रिश्तेदार की थी, लेकिन पता नहीं क्यों संजना का उस शादी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। इसने बहुत जिद करी कि मैं अपने घर पर ही अकेली रुकूंगा, अपने घर पर ही अकेली रुकूंगा। आप लोग तो जा रहे हो शाम के समय, और कल दोपहर तक वापस भी आ जाओगे, क्यों मुझे लेकर जाना चाहते हो? दरअसल संजना ने हमेशा से ही अपने पहचान वाले भैया दीदी लोगों को देखी हुई थी कि कैसे उनके घर के लोग जब कहीं बाहर जाते हैं तो कैसे आस पड़ोस के जो भैया दीदी लोग रहते हैं वो अपने घर पर अकेले रहते हैं। यार, कितना एंजॉय करते होंगे। घर पे अकेले रहने का भी एक अलग ही चार्म होता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा मन कर रहा था अकेले रहने का। इसलिए इसने इस शादी में जाने से कम्प्लीटली इनकार कर दी। बेचारी नहीं जानती थी ना यह उसकी जिंदगी का कितना गलत डिसीजन साबित होने वाला है। इसे घर वाले जैसे तैसे करके मान जाते हैं और शादी में इसे अपने घर पर अकेला छोड़कर निकल जाते हैं। इसे घर में शायद 5 लोग रहते थे। यह इसके मम्मी पापा, इसके चाचा चाची, बस सब लोग 4 लोग शादी में चले गए। यह 5वीं लड़की अकेली घर पर रुकी हुई है। शाम के वक्त की बात है, इससे घर के सामने कोई दरवाजा खटखटा आता है। यह घर पर अकेली बैठी हुई थी और टीवी देख रही थी। यह दरवाजा खोलती है और क्या पाती है कि मोहल्ले पड़ोस की एक बच्ची है जो मुश्किल से यह इस 8-10 साल की होगी। दीदी दीदी दीदी, मेला लगाए, जल्दी चलो, सब लोग जा रहे हैं, सब बच्चे जा रहे हैं, मेला लगाए, चलो चलो चलो। ऐसा बोल के भाग गई वहाँ से। यह देखती रह गई मेला लगा और मुझे पता नहीं चला। दरअसल संजना को बचपन से ही मेला बहुत ज्यादा पसंद था। जीवन में कभी भी कहीं पर भी मेला जाने का मौका मिलता था तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाती थी। कभी भी आगे पीछे माहौल होने नहीं देती थी। भले ही घर पर कोई नहीं थे घर वाले तो अगले दिन आने वाले ना, दोपहर में ताला मार के चली जाऊंगी, क्या फर्क पड़ेगा। यही करी उसने, फटाक से ताला उठाई, तैयार हुई, लॉक करके घर को मेले की तरफ बढ़ चली। अब देखो, इनके गांव में केवल एक ही मैदान था और जितने भी मेले थे उसी मैदान की तरफ लगते थे। कुछ कदम चलने के बाद शाम के 6:30 बजे के आसपास यह उस ग्राउंड में पहुंची जहां पर मेले अक्सर लगा करते थे, लेकिन वहां पर कोई भी मेला नहीं था। लेकिन कुछ 4-5 बच्चों का ग्रुप था। यह बच्चों को इसने कभी पहले नहीं देखी थी। वह बच्चे वहां पर ना खेल रहे थे। कौन सा गेम? मुझे गेम नहीं होता था क्या, जिस गेम में एक के ऊपर एक ऐसा पत्थर रखते हैं और फिर बॉल से मारो, फिर वो गिरेंगे और फिर भागो, आप भागो और फिर जो आपकी टीम वाला रहेगा उसको पत्थर को जमाना रहेगा और जमा देता ये जीत गए। वो वाला गेम यह बच्चे खेल रहे थे। इसने सोची मुझसे मजाक की क्या। उस बच्ची ने आके मुंह लटका के अपने घर की तरफ लौट ही रही थी कि पीछे से एक छोटे से बच्चे ने आवाज दिया, दीदी दीदी, क्या हुआ, आप यहाँ पर क्यों आई? हमारे साथ खेलना चाहती हो क्या? यह बोलती है, नहीं नहीं, अरे मुझे किसी ने बताया था यहाँ पर मेला लगा है, मैं इसी सोच में आ गई। लेकिन यहाँ तो सिर्फ तुम लोग खेल रहे हो, मेले वेले का तो कुछ नामो निशान भी नहीं है। लड़का बोलता है, दीदी एक बार पूछना भी तो था ना, मेला यहाँ पर नहीं, वो जंगल के पास वाले मैदान में लगा हुआ है। यह सोचती है और जंगल के पास वाले मैदान में
वहाँ पर कब से मेला लगने लगा, चलो कोई बात नहीं, थैंक यूं। मैं वहीं पर जाती हूँ और यह बढ़िया खुश होकर गाना गुनगुनाते हुए उस जंगल वाले मैदान की तरफ बढ़ चली। जैसे ही वहां पर पहुंची तो क्या पाई कि बहुत आलीशान मेला लगा हुआ है, खूबसूरत। इस वक्त तकरीबन 7 बज गए थे शाम के और लगभग अंधेरा हो चला था। ये उस मेले की लाइट वाइट देख के भी अट्रैक्ट हुई, उस मेले के अंदर एंटर कर गई। जैसे ही वो यहाँ पर एंटर करी है तो क्या नोटिस करती है कि यहाँ पर अजीबोगरीब एक बदबू फैली हुई है, लेकिन ढेर सारी दुकानें और ढेर सारे झूले हैं जिसका मजा छोड़ने का रिस्क ये बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहती थी। ये स्मेल को सहते हुए अंदर एंटर कर गई। पहले एक दुकान दिखाई दी, वहां पर कुछ सामान देखने लगी, लेकिन क्या पाई, यहाँ पर बिकने वाले जितने भी सामान हैं यह बहुत पुराने हैं। संजना देख के बड़ी शॉक्ड हुई कि अरे, अपनी दुकान में कोई पुराने सामान कैसे बेच सकता है, टूटे पटे फटे पुराने। इसने जैसे दुकान वाले भैया को देखी तो भैया इसे घूर घूर कर देख रहे थे। यह बड़ी हैरान हुई कि इस दुकान में इतनी भीड़ कैसे लगी है, लेकिन ये जितने भी लोग थे सब इसको तिरछी नजर से देख रहे थे। इसको यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हुआ। 12-13 साल की लड़की थी भाई, और लड़कियां इतनी उम्र में थोड़ी समझदार तो हो ही जाती है। वहां से हट गई, अब आगे चली गई कि कोई झूला दिखाई दे तो एक झूले के पास गई जिसमें घोड़े में बैठो, और वो गोल गोल ऐसे घूमते बहुत सारे घोड़े रहते हैं सर्कल में। यह उस झूले के पास गई ही है तो क्या पाती है कि जितने भी लोग उस घोड़े में गोल गोल झूल रहे हैं सब इसी को देखते देखते झूल रहे हैं। भाई अपना भी तो एंजॉय करो, मुझे ही क्या घूर रहे हो। लेकिन सब इसी को घूरे जा रहे थे। इसको वहाँ पर भी थोड़ा ऑकवर्ड हुआ। फिर यह थोड़ी आगे गई एक दूसरी दुकान में, वहां पर तो लिटरली दुकान के अंदर 6-7 लोग बैठे हुए थे और इसे देखकर बड़ी वियर्ड से स्माइल कर रहे थे। इसने सोची कि चलो कोई नहीं, किसी की स्माइल अलग होती है, यह थोड़े नॉर्मल लोग दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं से जाकर पूछती हूँ कि यह मेले में कुछ खरीदने लायक कहाँ पर मिलेगा। उनके पास पहुँची ही है तो उसमें से जो एक आदमी था ना, उसने इसका हाथ पकड़ लिया जोर से और झटके से अपने अंदर की तरफ खींचने लगा। यह घबराकर चिल्लाई और अपना हाथ छुड़ाई है और नॉन स्टॉप वहां से बाहर भागी। बहुत ज्यादा डर गई थी, लिटरली जीवन में पहली बार इस छोटी सी लड़की को इतने अजीब तरीके से किसी आदमी ने ऐसे हाथ लगाया था, चिल्लाते हुए। जैसे ही वह वहां से भागी ना तो क्या नोटिस करिए, पीछे पलट कर देखिए एक बार तो कि जितने भी लोग थे मेले में सब हल्का बाहर निकल के इसको देखने लगे। इसने सोची मैंने चिल्लाई ना इसलिए ऐसे ये लोग मुझे देख रहे हैं, अब उस आदमी को सबक सिखाएंगे और इस बारे में मैं मम्मी पापा को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, नहीं तो मुझे ही डांट पड़ेगी कि क्यों मेले में अकेले गई थी। ये आ गई अपने घर पर और बढ़िया सोने लगी। पता नहीं कैसे इसको नींद आ गई। जब इसकी नींद खुली तो रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। यह बड़ी घबरासी गई, यार खाना वाना कुछ खाई नहीं हूँ, मम्मी बना के गई हुई थी और बहुत लेट हो गई, गांव के हिसाब से बहुत लेट हो जाता है। यह उठी, खाने का डब्बा जैसे ही खोलिए खाना पूरी तरीके से सड़ा हुआ, कॉकरोचेस लगे हुए हैं, मकड़ी फंगस पता नहीं क्या क्या, जैसे कि एक खाने को आप पैक करके नॉर्मल जगह पर रख दो और उसको 2 महीने बाद खोलकर देखो तो कैसा दिखाई देगा, वह वैसा दिखाई दे रहा था। यह डर गई, बोली यार मम्मी ने तो यही खाना बनाई हुई थी, इतना ज्यादा गंदा कैसे दिख रहा है और बहुत गंदी स्मेल आ रही है। और यह स्मेल उस मेले में आ रही स्मेल से बहुत मिलती जुलती थी। यह जैसे तैसे करके नाक बंद करके गई है और वहाँ पर कचरे में पूरा खाना फेंक दिया और लौट कर आ गई और मुंह उतार के सो गई और फिर सोई है। सुबह जब इसकी आँख खुली तो क्या पाई है कि सुबह के 10 बज चुके हैं। बोले ऐसी कैसी मुझे नींद आ रही है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ही देर बाद इससे घर का दरवाजा नॉक हुआ और इसके मम्मी पापा आ गए। मम्मी जैसे अंदर आई है, बोली खाना वाना खा ली कि नहीं अच्छे से, रात में अभी कहा तो चल मैं बना दूंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
और मम्मी ने ऐसा बोलते हुए इसको हाथ लग गई तो मम्मी ने क्या पाई है, इसका पूरा शरीर बहुत ज्यादा गर्म है। मम्मी ने बोली बुखार लग रहा है क्या, बोली नहीं, बोली कि देखो देखो अपने हस्बैंड को बुलाए, मतलब इसके पापा को बुलाई। उन्होंने भी छू के देखे तो बहुत तेज बुखार था और उसकी जो नब्ज थी वो भी बहुत तेज चल रही थी। यह सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लड़की को कुछ फील नहीं हो रहा है और इतना तेज बुखार है। फटाफट उसे डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने बोले कि इसको को तो बहुत ज्यादा तेज बुखार है, थर्मामीटर वगैरह से चेक किए, बोले इसे जल्द से जल्द आप बाहर लेकर जाओ। दरअसल यह उड़ीसा के अंदर के एक गांव में रहते थे, तो छोटा सा गांव था बहुत। डॉक्टर ने बोले कि इसे जल्द से जल्द बाहर लेकर चले जाओ, लेकर जाओ नहीं तो बिलासपुर रायपुर लेकर जाओ, क्योंकि अगर इतना तेज बुखारी है सर पर चढ़ गया तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। यह लड़की बोलती है लेकिन मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। घर वालों ने इसकी ज्यादा नहीं सुने, फटाफट गाड़ी बुक किए हैं और इसे गाड़ी में बिठाकर कोरबा की तरफ निकल गए। इसको ना बीच रास्ते में नींद जैसी आने लगी और यह सो गई। बस इसके बाद इसकी आंख ही नहीं खुल पाई। कोरबा ले गए तो कोरबा वालों ने बोले कि यार यह केस तो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ समझ में आ रहा है, आप इसे जल्द से जल्द एक बड़े शहर में लेकर जाओ। सबसे पास रामपुर है, वहीं पर एक बड़ा अस्पताल है, यह नाम लिख के दे दिए, यहाँ पर लेकर जाओ, मैं बात करके रख लेता हूँ। एम्बुलेंस से ही इन लोग को भेजा गया रामपुर। रामपुर जैसे ही पहुँचे हैं वहाँ पर बड़े डॉक्टर तैयार थे। बड़े डॉक्टर ने इसके टेस्ट वगैरह किए और क्या बताए हैं कि इसके सर पर ना पानी भरने लगा है। इसकी मम्मी को सारी बातें याद आने लगी। बात थी इसके जन्म से पहले की, दरअसल इनके जो कुछ ऐसे रिश्तेदार लोग थे, थोड़े दूर के रिश्तेदार, इन लोगों से बहुत जलते थे और जब इसकी मम्मी इसको लेकर प्रेग्नेंट थी ना, तब इसकी मम्मी के ऊपर ब्लैक मैजिक करते ताकि इसकी मृत्यु हो जाए और पेट में ही डॉक्टर्स ने ऐसा बोल दिए थे कि इसकी मृत्यु हो गई। एक दिन इनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ था और डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर्स ने बोल दिए बच्ची की मृत्यु हो गई, आपके पेट में जो भी थी। लेकिन सीन यह हुआ, ऑपरेशन करने जैसे ही जा रहे थे तो डॉक्टर ने फिर से सोचा हम फाइनली एक बार चेक करते हैं और चेक किए तो वापस से उसमें जान आ गई थी। डॉक्टर्स ने कहे कि ये मिरेकल है, मतलब भगवान ने आशीर्वाद दिए हैं, स्पेशली आपके लिए भेज भी रहे। इस बच्ची को उस दिन रो रो कर इसके मम्मी पापा की हालत खराब हो गई थी, खुशी के मारे रो रहे थे या गम के मारे, इनको नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन इनकी बच्ची की जान बच गई थी और फिर इसका जन्म हुआ था। कितनी उम्र थी, 12-13 साल की, और आज इनके हाथों से यह बेटी जाती हुई इनको नजर आ रही थी। डॉक्टर्स ने बोल दिए कि इसका ट्रीटमेंट ऐसा ऐसा लगेगा और इतना इतना खर्चा होगा। मम्मी पापा ने ज्यादा नहीं सोचे, हाँ कह दिए, किसी से भी उधारी मांग लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देंगे, लेकिन हमारी बच्ची को ठीक कर दो। डॉक्टर से यह कहती है। रात का वक्त आया, रात के वक्त यह पूरी मतलब ऐसी अवस्था में थी ना कि हिलडुल भी नहीं सकती थी। डॉक्टर्स ने बोल द थी एक तरीके कोमा स्टेट की है और जब तक प्रॉपर्टी ऑपरेशन नहीं होता है बच्ची को होश नहीं आ सकता। रात के वक्त की बात है, इसकी मम्मी इसके बेड के पास बैठ के बहुत रो रही थी। इसके पापा ने समझाए कि चलो, अपन ने जो रूम किए हुए हैं, हॉस्पिटल वालों ने एक रूम प्रोवाइड कराए हुए थे, मतलब इन्होंने रेंट पे लिए थे, हॉस्पिटल से वहाँ पर सो जाते हैं, यह भी आराम ही कर रही है, अब इसका ख्याल रखने के लिए नर्स वगैरह तो है। ऐसा बोल के इसके मम्मी पापा गए ही थे और इनके जाने के ठीक 20 मिनट बाद इस लड़की के रूम से बहुत जोर की आवाज आई। डॉक्टर्स नर्स जो भी उस समय ड्यूटी पे थे, रात के समय वो भागते हुए इसके कमरे में पहुँचे तो क्या पाए हैं कि जितनी भी चीजें रखी हुई है ना, दवाइयों की बोतल कह लो, इसको जो ड्रिप लगी हुई है वो कह लो, और जो भी कांच की चीजें वो कह लो, सारी की सारी चीजें फूटी पड़ी हुई थी और यह अपने बेड में वैसी की वैसी हालत में
पड़ी है देख के सब लोग घबरा गए कि यह क्या हुआ। इसके मम्मी पापा तक भी यह बात पहुंच गई। साफ सफाई हुई है और डॉक्टर्स वगैरह चेक किए, कहीं इसको होश तो नहीं आ गया था कि कोई और कमरे में घुस ही नहीं सकता था, किसी के पास एक्सेस नहीं था, इसको होश भी नहीं आया था। खैर नर्स और वट बॉय वगैरह यहाँ पर सिचुएशन को ठीक करके वापस से सोने के लिए चले गए। फिर ऐसा करके अगला दिन पूरा नॉर्मल कटा। फिर अगली रात आई, फिर सब अपना अपना काम में गए हैं। इसके मम्मी पापा सोने के लिए गए हैं। फिर रात के 2:30 बजे के आसपास इसे कमरे से बहुत जोर की चीखने की आवाज सुनाई दी है। सब भागते हुए पहुँचे इसे कमरे में, तो क्या पाए हैं, इसको जो ड्रिप लगी हुई है ना, वो मतलब पता नहीं कैसे यार, वो जो बोतल होती है ना, उसमें पूरा उसका वापस से ब्लड जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, जैसे कि वो बोतल उसका ब्लड सक कर रही है। ये क्या हो गया, यह क्या हो गया, जल्दी जल्दी हटाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका शरीर पूरा ठंडा पड़ा हुआ है। फिर रात में मतलब सब भागा दौड़ी मच गए इसके रूम में। ना डॉक्टर को कुछ समझ में आया, नर्सिस लैब्स उस बेड के 2 टुकड़े थे, यह क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी को भी। इसके मम्मी पापा भी बहुत ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि तुरंत इसके मम्मी पापा तक बात पहुंच जाती थी, क्योंकि उसी हॉस्पिटल के कमरे में ये लोग रुके हुए थे। डॉक्टर से सवाल किए कि कहीं कोई आता तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स ने बोले कि देखो सीसीटीवी कैमरा है एग्जैक्टली उस लड़की के रूम के सामने। हम वार्ड के अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रोसीजर्स होती है जो कि रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाहर देख एग्जैक्टली दरवाजे के सामने कैमरा होता है और ना ही कोई एंटर करता है इस घटना से पहले, और ना ही कोई बाहर निकलता है, तो अंदर यह सब कुछ हो कैसे रहा है। इसके मम्मी पापा भी बड़े परेशान। आखिरकार डॉक्टर्स ने क्या कहे कि हमको इस लड़की का मामला कुछ ठीक समझ में नहीं आ रहा है। आप इलाज करा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना आप बात करो किसी से। मम्मी पापा कंफ्यूज, किससे बात करें, आप ही तो डॉक्टर हो, आप ही भगवान जैसे हो। बोले नहीं, सच्चे भगवान के ऊपर पर विश्वास करो, आप किसी बाबा के पास जाओ, किसी पवित्र जगह पर जाओ, कहीं का पानी वानी लेकर आओ, इस लड़की को पिलाओ यार, कहीं का प्रसाद बूट खिलाओ, इससे कुछ भारी हवा लगी हुई है। डॉक्टर्स ने खुद कह दिए, क्योंकि इनके हॉस्पिटल में इनके वार्ड में ऐसी ऐसी हरकत हो रही थी। फिर क्या था, इसके पापा निकले हैं और रामपुर के आउटर इलाके में एक बहुत प्रसिद्ध काली माता का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध, वहां पर गए हैं और वहां के पुजारी जी से सारी बात बताए। पुजारी जी ने बोले कि ठीक है, हम आपको काली माता का चढ़ाया हुआ प्रसाद देते हैं, खिलाइए, देखिए क्या हो सकता है, उनके चरणों में ही रहता है वो प्रसाद, बोलिए हैं। फिर एक शिव मंदिर था बहुत पुराना, वहां पर गए हैं। वहां का जो गंगा जल था जिससे शिवलिंग का स्नान होता था, वो गंगा जल लेकर आए हैं। ऐसी अलग अलग जगहों पर एक ही दिन, मतलब सुबह से लेकर ये रात तक विजिट किए। आसपास की जितनी भी जगह थी, प्रसिद्ध जगह थी, पवित्र स्थल थे, मंदिर थे, सब जगहों से अलग अलग चीजें इकट्ठी किए हैं। और रात में पहुंचे ही 9 बजे के आसपास जबरदस्ती मुंह खोल के उसके मुंह में डाले हैं। डॉक्टर्स ने बोले कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें नहीं लगता कि हम आपकी लड़की को बचा पाएंगे, यह कैसे हो रहा है, हमारी मेडिकल हिस्ट्री में हमने आज तक यह चीज ना ही कभी सुने हैं और ना ही कभी देखे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम किसी फिल्म के अंदर घुस गए हैं और एक फिल्म की कहानी हमारे साथ घट रही है। देखिए, अब भगवान ही है जो आपकी बेटी को बचा पाए, हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहां से निकल गए और मम्मी पापा ने डिसाइड की कि आज हम इसे कमरे में रुकेंगे। इसके पापा ने गणेश जी की एक मूर्ति लेकर आए हुए थे, इसकी तकिए के बाजू में रख दिए। मम्मी एक साइड बैठी हुई है, पापा एक साइड बैठे हुए हैं। पूरी रात ऐसे ही काट दिए और उस रात को कुछ भी नहीं हुआ। लिटरली सुबह डॉक्टर आए, बोले रात में सब ठीक रहा, मैंने सुना, बोले हाँ सर सब ठीक रहा, हम लोग साथ में ही थे ना, और गणपति बाप्पा का शायद आशीर्वाद भी था, उसकी तकिया के बाजू में रखे हुए थे। डॉक्टर्स ने उसको टेस्ट किए, मतलब
चेक करके देखे डॉक्टर ने, बोले कि इसकी बॉडी में चेंजेज आए हैं और यह पॉजिटिव चेंज है। मिरेकल भाई भागा दौड़ी मच गए उस हॉस्पिटल में। फिर क्या था, इसके दवाई के डोजेस को चेंज कर दिया गया। आप विश्वास नहीं मानोगे, उस रात के बाद से ठीक 8वीं रात में इसकी तबीयत में इतना सुधार आ गया कि डॉक्टर ने बोल दिए कि अब कभी भी यह होश में आ सकती है। मतलब सिचुएशन यह थी कि अब यह कभी भी मर सकती है। उससे चेंज होकर 8 दिन में यह हो गया कि अब यह कभी भी होश में आ सकती है। आप फटाके फड़वा दो, मिठाइयाँ बंटवा दो। हॉस्पिटल में अभी से हम बोल रहे हैं कि इसको बहुत पॉजिटिव चेंजेज आ गए, डॉक्टर्स का यह बोलना हुआ है। और यह 9 घंटे बाद पूरी तरीके से मतलब प्रॉपर होश में आ गई है। मतलब लेकिन इसकी बॉडी में एक बहुत वियर्ड चेंज हो गया था। इसकी बॉडी यह पूरी सिचुएशन में ऐसी फूल चुकी थी कि जैसा ऐसा लग रहा था कि इसके शरीर में भी पानी भर गया है। इसी दौरान इसका ऑपरेशन भी हुआ था, सब कुछ हुआ था। लेकिन अब जब यह होश में आ गई तो डॉक्टर्स ने बोल दिए कि अब कुछ ठीक है, अब हल्की फुल्की दवाइयाँ ही चलेगी। इसकी बॉडी में बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंजेज आ गए। आप इसे घर पर लेकर जाइए। फिर क्या था, इसे घर पर लेकर गए और कुछ दिनों तक ये दवाइयाँ चली, लगभग 25-30 दिन, और ये फाइनली पूरी तरीके से ठीक हो गई। अब इसकी मम्मी ने इससे पूछी है, बेटा क्या हो गया था, तू कहीं बाहर गई हुई थी क्या जब हम नहीं थे? तो ये बताती है कि हाँ मम्मी, शाम के वक्त घर का दरवाजा किसी बच्ची ने खटखटा और बोली कि मेला लगा हुआ है। मैं मेले वाले मैदान में गई थी तो वहाँ कोई मेला नहीं था, वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैंने उनसे पूछी कि मेला कहाँ पर लगाए, तो उनने वो जंगल वाले मैदान में लगाए बता दिए। मैं वहाँ पर पहुँची जी तो मेला बहुत अजीब सा था। मम्मी सुन के शॉक्ड, बोली कौन सा मेला बेटा, अपने गाँव में ना ही इतने दिनों में कोई मेला लगा है और ना ही किसी भी तरह के मेले लगने की प्लानिंग थी। तुझे विश्वास नहीं होता तो अपने पापा से भी पूछ ले। पापा ने भी सेम बात बोले। पापा का तो मुंह खुला खुला रह गया, यह कैसे हो सकता है। आज पड़ोस के लोगों जिनको भी यह बात पता चली है, सबका दिमाग ब्लैंक की कोई मेला था ही नहीं। यह कहाँ गई थी, यह क्या एक्सपीरियंस करके आई है। बस भाई इसका भी दिमाग फ्यूज हो गया वहीं पर। लेकिन फिर भी सिचुएशन संभल गई, लेकिन बहुत खर्चा होने के बाद, बहुत कुछ फेस करने के बाद। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, उम्र कम है तो कभी भी ऐसा अपने घर वालों के बिना परमिशन के अनजानी जगहों पर, सुनसान जगहों पर घूमने फिरने के लिए मत जाइए। दूसरी कहानी है मुंबई हॉन्टेड फ्लैट के बारे में। यह घटना एक्चुअली 8 साल पहले दिसंबर 2016 और 31 दिसंबर था, न्यू ईयर की नाइट थी, एक लड़के के साथ घट डीसी बिल्डिंग में। तो कहानी में आगे पहुंचने से पहले हमें थोड़ा सा बैकड्रॉप जान लेना चाहिए इस बिल्डिंग का। इस बिल्डिंग में 24 फ्लोर थे, हर एक फ्लोर में 7-7 फ्लैट्स, सारे के सारे फ्लैट्स में लोग रहते थे। लेकिन इस बिल्डिंग का जो 16th फ्लोर था उसमें भी 7 फ्लैट थे, लेकिन रहते केवल 2 ही फ्लैट में लोग थे। एक तो एक लड़का जिसका नाम ऋषभ था, जो फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करता था। वह इस फ्लोर के एक कॉर्नर में रहता था एक फ्लैट में, और उसी फ्लोर में एक दूसरे कॉर्नर में एक फ्लैट था, उसमें एक कपल रहता था। 35-50 साल की उम्र रही होगी। उनका कोई बच्चा नहीं था, माँ बाप नहीं था, केवल वही दोनों रहते थे। और वह भी मैक्सिमम टाइम अपने घर से बाहर ही रहते थे। और बाकी के जो 6 फ्लैट्स थे इस फ्लोर में, वहाँ पे तो कोई भी शुरू से कोई नहीं रहता था। शायद ओनर्स ने उनको ऐसी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीद रहे होंगे, किराएदार भी नहीं रहते थे। खैर ऋषभ तो बिल्कुल राजा वाली जिंदगी जीता था यहाँ पर, क्योंकि पूरे फ्लोर में ज्यादातर टाइम कोई नहीं, केवल ये जो हुल्लड़बाजी करना है करता था, फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करता था, नशेड़ी था। मतलब सब नहीं होते भाई, यह हो गया था। और पूरे टाइम बस अपने दोस्तों को कभी बुला के कुछ भी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं ऐसा। तो अब आते हैं एक्चुअल कहानी की तरफ। तो 31 दिसंबर 2016 के रात के 11 बजे के आसपास ये अपने एक दोस्त के घर पर पार्टी करने के लिए गया। वहां पर बहुत पिया पाया और 1 बजे के आसपास अपनी बिल्डिंग में, अपने फ्लैट में पहुंचाए। इसी बिल्डिंग में 16 फ्लोर
वाले अपने फ्लैट में पहुंचा है, इतना नशे में था कि ठीक से कुछ देख भी नहीं पा रहा था, घुसा फिर भी अपने सही घर में घुस गया। लाइट वाइट सब चालू छोड़ दिया, कहाँ सो रहा हूँ कहाँ उठ रहा हूँ कुछ भरोसा नहीं, कहीं पर भी पड़ गया। बदकिस्मती से उस रात को सोसाइटी में एक वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ और इससे घर पर शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से फायर लग गई। धीरे करके वो फायर इसकी एसी तक पहुंच गई। एसी वसी पिघल के गिरने लगा। इन्वर्टर की बैटरी थी उसमें पकड़ ली, फिर कर्टेन्स में, फिर वुडन फर्नीचर्स में। ऐसे करते फायर पूरे घर पर फैल गए। पूरी बिल्डिंग में किसी को भी अंदाजा नहीं कि 16th फ्लोर के इस फ्लैट में हो क्या रहा है। अरे दूसरों को क्या अंदाजा हुआ, इसको खुद को कोई अंदाजा नहीं था। इतने में सामने वाली बिल्डिंग के कुछ लड़के जाग रहे थे। न्यू ईयर के नाइट थे ना, उनकी नजर पड़ी होगी इस बिल्डिंग के 16th फ्लोर में। बोले साला यहाँ पर फायर लगी हुई है और इस बिल्डिंग वालों को कोई खबर भी नहीं है। किस्मत से जिन लड़कों की नजर पड़ी थी इस बिल्डिंग में, उन लड़कों के पास इस बिल्डिंग के कुछ लड़कों का नंबर था। उन्होंने फोन लगाए, बोले कि भाई तुम्हारी बिल्डिंग के 16 फ्लोर में फायर वायर का सीन है क्या, जाकर देखो। फट यह लोगों ने तुरंत वॉचमैन के पास गए। वॉचमैन को इन्फॉर्म किए, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब इकट्ठे हुए हैं, फायर एक्टिंग विशर लेकर इधर पहुंचे हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लड़का झुलस चुका था। जैसे तैसे करके दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा जैसे ही खोला गया, वह लड़का भागा है, नॉन स्टॉप सीढ़ियों भागा है। वैसे ही फायर के साथ ही जैसे तैसे करके इस फ्लैट की फायर को बुझाया गया। लेकिन नीचे पहुंचते तक लड़के का जो शरीर था वह 80% तमाम हो चुका था। समझ रहे हैं आप लोग को बहुत क्लियर नहीं बोल पाऊंगा। उसको हॉस्पिटल लेकर गए और हॉस्पिटल में वह लगभग 7-8 घंटे तक एडमिट रहा है और वहीं पर यह मृत घोषित कर दिया गया। इस फ्लैट का जो ओनर था वह मुंबई से बाहर रहता था। वह फटाफट फ्लाइट पकड़ के आया मुंबई। अपने फ्लैट की हालत देखा तो दिमाग खराब हो गया। बोला कि साला ये क्या हो गया। उसने सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया, ज्यादा उम्र का था, बोला कि यार आप लोग प्लीज मत बताइएगा, नहीं तो यह मेरा फ्लैट कभी रेंट पर जा नहीं पाएगा। प्लीज इस बात को यहीं पर दबा लीजिए। अंधेरे के एक पॉश इलाके में यह बिल्डिंग थी, फिर भी यह मामला दब गया। यह ओनर ने पूरे घर को पूरा रिनोवेट करा दिया और 5-6 महीनों तक सब कुछ नॉर्मल रहा। लेकिन फिर अचानक से सोसाइटी के लोगों ने यह नोटिस करना शुरू कर दिए कि ये जो बिल्डिंग के लिफ्ट है कभी कभी 22वें फ्लोर में जाती है या 21वें या 22वें, अलग अलग फ्लोर में जाती है ना, और नीचे आना चाहो वहाँ से तो 15 फ्लोर में जरूर रुकती है और 16 फ्लोर में रुकती है तो कुछ ना कुछ जलने की स्मेल आती है। जबकि वहाँ पर तो ज्यादातर टाइम कोई रहता ही नहीं है। एक ही कपल था, वह भी मैक्सिमम टाइम बाहर रहता था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया तो यहाँ पर कोई रहता ही नहीं और 5-6 महीने तक तो सब कुछ ठीक था। यह अचानक से यहाँ पर क्या होना शुरू हो गया है। अपने आप लिफ्ट यहाँ पर कैसे रुकती है और अपने आप यहाँ से जलने की स्मेल क्यों आती है। बिल्डिंग में रहने वाले हर एक सदस्य को उस फ्लोर में हुए उस कांड के बारे में पता था, इसलिए लोग समझने लगे कि जलने की स्मेल आ रही है, यह अपने आप लिफ्ट रुक रही है। उसका कारण कुछ और नहीं बल्कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है जो उस फ्लैट में रहने वाले मरे हुए लड़के की वजह से हो रही है। धीरे करके सिचुएशन ऐसी आ गई कि उस फ्लोर में जो कपल रहता था ना, उसने भी वो बिल्डिंग को छोड़ दिए। वह वहाँ पर नहीं रहते थे अब, क्योंकि उनको भी बहुत सारी चीजें फील हुई होगी। मतलब रात बेरा किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देना, रोने की आवाज सुनाई देना, जलने की बहुत ज्यादा स्मेल आना। पूरे बिल्डिंग के लोगों ने मान लिए थे कि 16th फ्लोर हंटेड हो चुका है। लेकिन जब कभी भी लिफ्ट आती जाती तो 16 फ्लोर में जरूर रुकती। लिफ्ट में कुछ तो भी ऐसा कर दिया गया फिर कि यह लिफ्ट 16 फ्लोर को बुला ही दे। धीरे करके यह 16th फ्लोर बंजर हो गया। लेकिन जब इसकी जानकारी उस फ्लैट के ओनर को हुई जिसमें वो फायर वाला सीन हुआ था, ओनर का दिमाग खराब हो गया। बोला साला मेरी प्रॉपर्टी तो ऐसी सड़ रही है, यह मैं होने
नहीं दूंगा। वो ओनर ने सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात की और बोला कि यह चीज मत कराओ, मैं उसको रेंट पे देता हूँ, मैं करवाता हूँ कुछ काम। कोई ब्रोकर के थ्रू उसको एक और बैचलर लड़का मिला जो कि फिर से फिल्म इंडस्ट्री का भी था और वह एक राइटर था। वो ऐसी भूत प्रेत वाली चीजों के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करता था और उसको किसी ने उस फ्लैट की हिस्ट्री बताया भी नहीं। वह जब उस फ्लैट को देखने के लिए आया तो बोला कि यार यह फ्लोर में कोई रहता क्यों नहीं है। तो ब्रोकर ने उसको बता दिया कि नहीं भाई, ऐसे ही तुम्हारे लिए अच्छी बात होगी ना, तुम किसी को ही बुलाओ, पार्टी चाटी करो, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा बहला फसला के इसको यह फ्लैट रेंट पर दे दिया गया। वो वहाँ पर रहने लगा, लेकिन रहने के कुछ ही दिनों बाद उसने भी क्या नोटिस करना शुरू किया कि रोज रात में 2-2:30 बजे के आसपास कुछ ना कुछ जलने की स्मेल आती है और यह स्मेल इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि इसकी नींद तुरंत खुल जाती। उठ के किचन में देखता, बाथरूम में देखता, हॉल में देखता, लेकिन कुछ भी इसको दिखाई नहीं देता। फिर कभी सो रहा होता तो किसी के रोने की आवाज आती, चीख के दौड़ने की आवाज आती, मतलब यह अकेला रह रहा था फिर भी अकेला नहीं था उस फ्लैट में। इसको यह फील होने लगा, कभी कभी ऐसा लगता कि मैं कई बार अपनी लिखावट में, अपनी कहानियों में इतना खो जाता हूँ कि वही सारी चीजें मेरे दिमाग में नाचने लगती है। भूत प्रेत तो होते नहीं है ना दुनिया में, यह सारी चीजें मेरी सिर्फ वहम का हिस्सा है। कभी कोई चीज अपनी जगह चेंज कर देती, जैसे उसने कोई पानी का गिलास यहाँ रखा है तो साला पानी का गिलास यहाँ से हटके वहाँ पहुँच जा रहा है। तो कभी अपने आप टीवी चालू हो जा रही है, तो कभी अपने आप टीवी बंद हो जा रही है, कभी बाथरूम का नल अपने आप खुल जा रहा है, तो कभी टॉयलेट में अपने आप फ्लश हो जा रहा है। वह शॉक्ड हो जाता था, कई बार प्लम्बर को बुलाता, इलेक्ट्रिशियन को बुलाता, टीवी चेक करने वाले को बुलाता, लेकिन कोई सुधारे तो क्या सुधारे, क्योंकि चीजें खराब तो हुई नहीं थी, ना कोई वहाँ पर ऐसी एनर्जी थी जो यह जानबूझ के कर रही थी। शायद अपने होने का एहसास इसको दिलवाना चाह रही थी। ऐसे करते करते कुछ दिन बीते, इसने एक और चीज नोटिस करना यहाँ पर शुरू किया। साला जब से यहाँ पर मैं रहने के लिए आया हूँ मुझे इतना नुकसान हुआ है। मेरे काम को लेकर मैं एक सीरियल में डायलॉग राइटर का काम करता था, वह काम मुझसे छिन गया। एक फिल्म में मुझे स्क्रीन प्ले लिखने का मौका मिल रहा था, वह प्रोजेक्ट भी मेरे हाथ से चला गया। शॉर्ट फिल्म वगैरह पूरी लिखने को कई बार मिल जाया करती थी, अब वह भी नहीं मिल रही है। सेविंग कुछ हो नहीं पा रही है, लगातार खर्च हो रहे हैं, तबीयत खराब हो जा रही है, कुछ ना कुछ लगा ही हुआ। वो कई बार यह बातें अपने मम्मी पापा से फोन में डिस्कस करता तो मम्मी पापा यही कहते कि जहाँ पर तू शिफ्ट किया है शायद वो जगह ठीक नहीं है, तुझे सूट नहीं कर रही, तुझे वहाँ पर रहना नहीं चाहिए। लेकिन यह इस फ्लैट को इसलिए नहीं छोड़ रहा था क्योंकि ये इसको बहुत सुकून देता था, शांति मिलती थी। यह अपनी राइटिंग वाला काम यहाँ पर बहुत आराम से कर सकता था, ना बच्चों की चिकचिक थी, ना किसी भी तरह का यहाँ पर हल्ला। पूरे फ्लोर में अकेला जो रहता, या फिर शायद अकेला नहीं, किसी की आत्मा के साथ, जो बेचारा यह नहीं जानता था। खैर ऐसे करते करते कुछ दिन बीते और एक दिन इसको लिखने का कुछ मन नहीं कर रहा था। यह टीवी देख रहा था, कुछ तो भी कोई शो देख रहा होगा, और टीवी के सामने इसने पानी का गिलास रखा हुआ था। कोई हवा नहीं चल रही है, सब कुछ नॉर्मल है, पंखा एसी पूसी सब बंद है। साला टीवी देखते देखते ही इसकी नजर पड़ी ग्लास में। ग्लास लिटरली ऐसे हिलते हिलते अपनी जगह चेंज करी और फट से नीचे गिरी, टेबल में थी कॉर्नर में। इसके देखते में यह चीज हुई है, इसका दिमाग वहीं पर फट गया। बोला इसकी ऐसी तैसी, बोला यहाँ पर मैटर तो है, ऐसा नहीं है कि यह जगह मुझे फल फूल नहीं रही है, भूत प्रेत वाला कुछ मैटर है। हाँ, जीवन में इसे पहली बार सी चीज का आभास हुआ था। आभास तो बहुत दिन से हो रहा था, लेकिन यह नोटिस नहीं करना चाह रहा था, समझना नहीं चाह रहा था। आज यह समझा, बोला कि साला यह तो है, लेकिन ठीक है ना, यह चीज कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है। लेकिन क्यूरियोसिटी मन में आई, राइटर दिमाग जानना है, तह तक जाना
है। और तो उसने सोचा कि इतने दिन से मैं इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ, मैंने किसी से भी कम्युनिकेट नहीं किया, बातचीत नहीं किया, मैं थोड़ा निकलता हूँ, यहाँ के बड़े बूढ़े लोगों से बातें करता हूँ, वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड, लड़के लोग, थोड़ी पहचान बना दो। कुछ दिनों तक घूमना फिरना शुरू किया और पता लगाने लगा कि क्या सीन था। तो इसको एक लड़का मिला और वो लड़के ने इसको पूरी बात बताया। बोला, भाई 5-6 महीने पहले तुम्हारे वाले फ्लैट में ऐसा ऐसा सीन हो गया था। इसने बोला, यार यह तो बड़ी खतरनाक बात है, मुझे किसी ने कोई बताया क्यों नहीं? बोले, हमको नहीं मालूम भाई, आप अपने ओनर से पूछो क्यों नहीं बताया, और देख लो आपको सब ठीक लग रहा है कि नहीं, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा भी आया था, किस फ्लोर की लिफ्ट तक हमने बंद करवा दिए थे। इस फ्लोर में लिफ्ट रुकती नहीं थी, लेकिन आपका जो ओनर है उसने लड़ा झगड़ा, तो फिर सेक्रेटरी और चेयरमैन ने शुरू करवाया वापस से वहाँ पर लिफ्ट। फिर आप रहने के लिए आए हो, ठीक तो है ना? सब कुछ हुआ तो नहीं है? वो नहीं, सब ठीक है। इसने फिर लगाया अपने ओनर को फोन, बोला कि अंकल आप आइए ना, थोड़ा मिलना है। अगर मुंबई में तो और किस्मत से अंकल जी उस दिन मुंबई में थे। बोले, आते हैं बेटा। और इसने ओनर को पूरी बात बोला, अंकल मैंने ऐसा ऐसा नोटिस किया हूँ, और एक लड़के ने मुझे पूरी बात बता। अंकल बोले, कौन लड़का, नाम बताओ। बोले, अंकल नाम नहीं बताऊंगा, पहले आप बताओ कि यहाँ पर सीन हुआ है कि नहीं? वो वाला अंकल ने बोले, हाँ बेटा हुआ है। अंकल भी अच्छे आदमी, बेचारे बात नहीं छुपाए, बोले बेटा हुआ है। इसने बोला, अंकल देखो ज्यादा मैं पंचायत पालता नहीं, ये सारे लफड़ों में मुझे पढ़ना नहीं है। आपका फ्लैट मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या है ना, जो मेरे माताजी पिताजी लोग हैं वह ऐसी सारी चीजों के ऊपर थोड़ा ज्यादा विश्वास करते हैं। कल को है थोड़ा पता चल जाएगा कि मैं एक ऐसे फ्लैट में रहता हूँ जहाँ पर ऐसे ऐसे कांड होते हुए हैं, उसकी ऐसी हिस्ट्री है, तो मैं आपका फ्लैट छोड़ दूंगा और फिर आपके फ्लैट में कोई नहीं रह पाएगा, मैं रह सकता हूँ। एक छोटी सी चीज बताता हूँ, वह करवा दो। मेरी मम्मी हमेशा यह बोलती है कि कहीं पर भी जाओ और कुछ नेगेटिविटी फील हो तो वहाँ पर ना कुछ हवन वगैरह करवा दो, एक पूजा करवा दो, सब ठीक हो जाता है। और अंकल जी आपने हवन पूजन करवाए कि नहीं? अंकल जी ने बोले कि भाई मैं अकेला आदमी, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, बताने वाले समझाने वाला कोई नहीं, अकेला ही हूँ इस दुनिया में, समझ लो। तब तुम इतना बोल रहे वो बेटे जैसे हुए तुम मेरे, ठीक है चलो एक हवन करवाते हैं, एक बड़ी पूजा करवाते हैं, तुम ही करवाओ, लेकिन कैसा क्या खर्चा होगा तुम मुझे बता देना, टेंशन मत लो, मैं सब पैसे पूसे तुम्हें दे दूंगा। बस इसने अपनी मम्मी से बात किया यह बहाने से कि मेरे एक फ्रेंड के फ्लैट में ये कांड हुआ, अपने फ्लैट का नाम नहीं लिया उसकी मम्मी ने। बोली, ये पूजा करवा ब्राह्मण फैमिली से थे वो लोग, तो मम्मी को भी जानकारी थी। इसने अंकल जी से बताया, अंकल जी ये पूजा लगेगी, ये खर्च आएगा और आपको भी पूजा में आना है। अंकल जी भी आए, आस पड़ोस के लोगों को भी बुलाया गया, लोग भी आए, सोसाइटी वाले लोग भी आए, बढ़िया से पूजा हुई है। और फिर आखिरकार उस घर में शांति हुई। उसके बाद से ना ही ये जगह बदलने वाली चीज, ना ही चीखना चिल्लाना रोना, ना ही ग्लास फ्लास फूट जाना, फ्लश नल, सब चीजें नॉर्मल हो गई। और यह भी अपनी जिंदगी वहाँ पर अच्छे से जीने लगा, क्योंकि इसके जैसा फ्लैट इस बंदे को नहीं मिल सकता था। एक और चीज, जब से इस घर में पूजा हुई तब से इसकी हेल्थ में भी सुधार आने लगा, जो तबीयत खराब रहती थी, और तब से इसको प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगे, यानी कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी ने पूरी तरीके से काट दी और यह घर न्यूट्रल बन गया और सब कुछ अच्छे से होने लगा। अंकल ने भी इसका कई बार शुक्रिया द पूरा किए और आज भी वह बंदा उसी फ्लैट में रह रहा है और अपनी अच्छी खासी जिंदगी काट रहा है। आज भी 16th फ्लोर पूरा खाली है, सिर्फ यही वाला फ्लैट बचा हुआ है, भरा हुआ है, मस्त पार्टी शार्टी करता है, अपनी लाइफ मौज में जीता है। नेगेटिविटी को इसने अपनी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग से खत्म कर दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।